हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रेशनल। रेशनल का मतलब होता है औचित्य। ठीक है, अगर आप किसी मेडिसिन को यूज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि उस ड्रग का औचित्य क्या है। क्या आपका पेशेंट उस कंडीशन में है जिसको वो दवाई दी जा रही है, या वो दवाई कैपेबल है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, या उसका और कोई अदर वेरिएशन हो सकता है, उसके अलावा हम कुछ और यूज कर सकते हैं जो उससे अच्छा असर दिखाए। तो दैट मीन अगर कोई भी दवाई दी जा रही है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या वो ड्रग आपकी उचित है या नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में सम्मिलित जितनी भी चीज होती है वो सभी उचित होनी चाहिए। जैसे कि आपका पेशेंट उचित है या नहीं, आपका पेशेंट अगर आप उसको हार्ट बीपी कम करने की दवाई देना चाहते हो तो क्या उसका बीपी एक्चुअल में बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट आपका उचित होना चाहिए। इसके बाद जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो वो आपकी उचित होनी चाहिए। जिस समय पर मेडिसिन को देनी चाहिए उचित समय होना चाहिए। ठीक है, जिस व्हीकल के साथ में उसको देना है व्हीकल उचित होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट उचित होना चाहिए। तो दैट मीन जो भी ट्रीटमेंट से संबंधित चीजें हैं आपकी वो सभी के सभी रैशनल होनी चाहिए। इसमें आपकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है विच इज द मेडिसिन, कि जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो वो भी आपकी रैशनल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। ठीक है, उचित होनी चाहिए। WHO का मानना है कि हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट, दुनिया में जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं उनका आधा 50% ट्रीटमेंट आपके फेल इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि मेडिसिन आपकी उचित नहीं होती, या उचित समय पर या उचित कंडीशन में नहीं दी जाती। ठीक है, तो यही मानना है WHO का। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आगे चल के आप ये गलती ना करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल यूज को पढ़ने से पहले, ड्रग के औचित्य को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेडिसिन के साथ ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जिससे वो उचित नहीं बन पाती। ठीक है, ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो ड्रग को उचित नहीं बनने देते। ठीक है, जो उसको रैशनल नहीं बनने देते। इसी को हम बोलते हैं इरेशनल यूज ऑफ ड्रग। इरेशनल मतलब अनुचित है। ठीक है, उचित नहीं है, वो क्या है आपका? अनुचित है। तो मेडिसिन के अनुचित यूज हम देखते हैं किन किन कारणों से होते हैं। आपको रैशनल के बारे में पता लग गया। सेम इसका ऑपोजिट क्या होता है? इरेशनल होता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं कि इम्प्रॉपर, इनकम्प्लीट, इनएप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट यूज ऑफ मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद देखिए बेसिकली क्या होता है, आपकी मेडिसिन के साथ में मेनली तीन ही कंडीशन हो सकती है। ठीक है, या तो आपकी मान लेते हैं आपको 250 mg की रिक्वायरमेंट है, आपको 250 mg चाहिए। ठीक है, अब देने वाला क्या गलती कर सकता है? वो 250 से 300 mg दे दे, या 250 से 200 mg दे दे, या आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है कितनी भी mg की, 0 mg की आपको रिक्वायरमेंट है, आप बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएंगे, तब भी वो आपको मेडिसिन दे रहा है। तो यहाँ पर तीन ही कंडीशन बन रही है: ओवर यूज, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल; अंडर यूज, जितनी जरूरत है उससे कम इस्तेमाल; और मिस यूज, बिना जरूरत के इस्तेमाल। ठीक है, तो मेडिसिन के साथ में आपके तीन ही फैक्टर्स होते हैं बेसिकली: ओवर यूज, अंडर यूज और मिस यूज। ये क्या करते हैं? आपके ड्रग्स को इरेशनल बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर्स आपका है डायग्नोसिस। ठीक है, जब भी आप किसी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हो उसका इनिशियल स्टेप, उसका प्रारंभिक फेज क्या होता है कि आप पेशेंट की डायग्नोसिस करते हो। आप पता करते हो उसकी कौन सी डिजीज है, किस लेवल पर है। ठीक है, ये सब चीजें आप उसकी पता करते हो। लेकिन अगर डायग्नोसिस ही सही ना हो तो क्या ट्रीटमेंट सही होगा? तो बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है यहाँ पर, इनएडिक्वेट एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, क्या लिखा है? इनएडिक्वेट एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। आपने पेशेंट की डायग्नोसिस की, लेकिन वो डायग्नोसिस आपकी क्या है? इनएडिक्वेट है। समझ रहे हो? मान लेते हैं उसको फीवर आ गया। ठीक है, हो सकता है फीवर मलेरिया की वजह से आया हो, लेकिन आप टेस्ट करा रहे हैं टाइफाइड का, और उससे आप संतुष्ट भी हो गए कि इसको तो टाइफाइड है ही नहीं, इसको वायरल है, इसको नॉर्मल बुखार है। तो दैट मीन आपको हर एक डायमेंशन पर फोकस करना पड़ेगा। अगर बुखार आया है तो किसी और कारण से भी तो आ सकता है ना, तो आपको पहले कंप्लीटली संतुष्ट होना पड़ेगा, हर एक डायमेंशन को कवर करना पड़ेगा, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तभी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? इनएडिक्वेट एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। दूसरा पॉइंट आपका है इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट।
जो डॉक्टर है और पेशेंट है, अगर इन दोनों के बीच में बातचीत आपकी प्रॉपर नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तो क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट की पूरी कंडीशन नहीं समझ पाता कि एक्चुअल में उसको हुआ क्या है। या मान लेते हैं डॉक्टर समझना भी चाहता है, पेशेंट नहीं समझा पा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ट्रीटमेंट पर आपके अफेक्ट पड़ता है। हो सकता है पेशेंट के साथ में कोई मेडिकल कंडीशन है, सही से बोल नहीं पाता, ठीक है, या सही से सुनाई नहीं देता, कुछ भी हो सकता है। तो दैट मीन जो इनकम्प्लीट कन्वर्जेशन होता है आपका डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, ये भी आपके ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है और आपके ड्रग के यूज को इरेशनल बनाता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिशियन और पेशेंट के बीच में कंप्लीट कन्वर्जेशन होनी चाहिए। पेशेंट को भले ही उसको देखने में आधा घंटा लगे, उसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, फटाफट देख लेते हैं, ऊपर से साइन देख लेते हैं कि बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब चीजें, डायग्नोसिस पर ध्यान ही नहीं देते। तो दैट मीन आपका फर्ज और इंसानियत के नाते यही बनता है कि आप अपने पेशेंट को भले ही दिन में 10 देखो, लेकिन उसको सही से देखो। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड मेडिकल हिस्ट्री। मान लेते हैं किसी पेशेंट का लंबा ट्रीटमेंट चलता आ रहा है, ठीक है, उसने पहले किसी और डॉक्टर को दिखाया, बाद में वो किसी और डॉक्टर के पास में चला गया, लेकिन जिस पहले डॉक्टर को उसने दिखाया था उसके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। उसके पास ये नहीं है कि उसने पहले कौन सी टैबलेट खाई, कौन सी कैप्सूल्स खाए, कितने mg लिया, ठीक है, पहले उसकी कंडीशन क्या थी, अब उसकी कंडीशन क्या हो गई है। तो दैट मीन आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं या आपके जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, आपको उनको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए, ताकि आपकी एज ए मेडिकल हिस्ट्री आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ मेडिकल हिस्ट्री की वजह से क्या होगा, आपकी ड्रग मिसयूज हो जाएगी। मान लेते हैं पहले किसी को डायबिटीज थी, उसने पहले आपका इंसुलिन लिया है, इंसुलिन उसके मान लेते हैं उसने ये इंसुलिन की जगह का एग्जांपल लेते हैं ग्लिम्प्राइड का, उसने ग्लिम्प्राइड की टैबलेट ली है, लेकिन डॉक्टर ने पहले क्या देखा कि ग्लिम्प्राइड तो उसको काम ही नहीं करती है या उसके अंदर रजिस्टर हो चुकी है। अब आप दूसरे डॉक्टर के पास में जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, आपको ग्लिम्प्राइड दे देगा, उसको नहीं पता ना कि आपने पहले ग्लिम्प्राइड खाई है या नहीं खाई है, या आपको रजिस्टर हो चुकी है, आपकी बॉडी में काम ही करना बंद कर दिया है। तो आपको या तो नॉलेज होनी चाहिए कि आपने पहले क्या खाया है, और सबसे बेहतर होता है कि आपके पास में प्रॉपर रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए। तो इसकी वजह से भी आपके ड्रग का यूज इरेशनल हो सकता है। इसके बाद आपका होता है इनएडिक्वेट लेबोरेटरी रिसोर्सेज। जो लेबोरेटरी रिसोर्सेज होते हैं वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यू आर ए फिजिशियंस, आप एक फिजिशियन है, ठीक है, कोई आपके पास में पेशेंट आता है और अपने मुंह से बोलता है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप उसकी बात का यकीन नहीं करोगे, आप प्रॉपर चेकिंग करोगे। आपके पास स्फिग्मोमेनोमीटर होना चाहिए जिससे आप बीपी देख पाओगे कि क्या एक्चुअल में उसका बीपी बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन की किस कंडीशन में है, या उसको पहले हाइपरटेंशन है या अभी उसका अचानक से बढ़ा है। तो दैट मीन आपके पास प्राइमरी लेबोरेटरी इक्विपमेंट तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। आप ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते कि उसका हाथ पकड़ के आप उसका बीपी बता दोगे, ठीक है। पहले होता होगा, आपके वेद वगैरह ज्यादा ज्ञानी होंगे कि वो यहाँ से नर्स को देख के बता देते थे कि इसको ये है, लेकिन आज के समय में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि जो पेशेंट बोल रहा है या पेशेंट के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या एक्चुअल में वो उसको है भी या नहीं है, अगर है तो कितने माइनर लेवल पे है या कितने मेजर लेवल पे है। तो दैट मीन आपके पास लेबोरेटरी रिसोर्सेज होने चाहिए, अगर नहीं होते तो ये भी आपके ड्रग को क्या करते हैं, इरेशनल बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस से संबंधित आपके ये पैरामीटर्स हैं जो कि आपके ड्रग को क्या करते हैं, इरेशनल बना सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डायग्नोसिस को देखकर आपके मन में आया होगा, बिकॉज यू आर ए फार्मासिस्ट, आप सभी फार्मासिस्ट हैं, कि ये तो डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर ने सही से नहीं देखा, हमारी इसमें क्या गलती है। तो देख लेते हैं, अब आपकी गलती देख लेते हैं कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो। तो मेन चीज है प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट किसके साथ में डील करेगा, प्रिस्क्रिप्शन के साथ में। जो आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन आएगा आप उसी को तो देखोगे ना, तो उसमें क्या क्या गलती हो सकती है उस पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने कोई गलती कर दी प्रिस्क्रिप्शन लिखने में तो आपका फर्ज बनता है आप उसको एक्यूरेट कराए, करेक्ट कराए। आप फिजिशियन को बोले, भले ही आप पेशेंट को नहीं बोल सकते, आप फिजिशियन को बोलिए कि सर आपसे ये गलत लिखा गया है, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको करेक्ट कराए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है या सब कुछ भी बातें आपकी है। आप सिर्फ क्या करना है, जो आपका फर्ज है आप उसको देखिए। मान लेते हैं पेशेंट का बीपी 180 है, बढ़ा हुआ है,
और डॉक्टर ने बीपी बढ़ाने की दवाई दे रखी है, तो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गई ना। बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने गलती से बीपी और बढ़ाने की दवाई लिख दी, तो आपको अपना फर्ज निभाना है, आप डॉक्टर को करेक्ट करना है कि सर दिस इज द बीपी ऑफ दिस पेशेंट। आपको क्या करना है, आपको वो मेडिसिन देनी चाहिए जो बीपी को कम करे, ना कि बढ़ाए। इसके बाद हम करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जैसे कि ओवर प्रिस्क्रिप्शन, जरूरत से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अंडर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, अंडर प्रिस्क्रिप्शन आपका है। ये सब चीजें आपकी क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती हैं। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपका है अंडर प्रिस्क्रिप्शन। अंडर प्रिस्क्रिप्शन में आपका सबसे पहला पॉइंट है नीडेड मेडिकेशंस आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। अंडर प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जिस लेवल पर प्रिस्क्रिप्शन या जिस लेवल का प्रिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए उस लेवल का नहीं है, उस लेवल से कम है। दैट मीन जैसे कि पहला पॉइंट आपका बोल रहा है जिस मेडिसिन की जरूरत है उसके अंदर वो ही नहीं लिखी, बाकी की दवाइयां लिखी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं पेशेंट को फीवर है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पैरासिटामोल ही नहीं है, बाकी का पता नहीं कितने 10-15 मेडिसिन लिख रखी है। मेन चीज क्या है, जो पेशेंट को है उससे रिलेटेड मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होनी भी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके अंडर प्रिस्क्रिप्शन का पहला पॉइंट है। अगर आप उसको मेन बीमारी की दवाई नहीं दोगे तो ठीक कहां से होगा, ड्रग आपकी जस्टिस कैसे कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका होता है डोजेस इज इनएडिक्वेट, ठीक है। मान लेते हैं आपका पेशेंट एडल्ट है, ठीक है, आपका पेशेंट की उम्र अच्छी खासी है, उसको बुखार में चाहिए 650 mg और डॉक्टर ने गलती से लिख दिया 250 mg, तो 250 mg क्या करेगी उसको, है ना। तो दैट मीन आपको ये भी एक्यूरेट करना है कि जो आपकी डोज लिखी गई है ड्रग की वो भी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ठीक है। तो डोज पर भी आपको ध्यान देना है, अदरवाइज ये भी क्या करता है, आपके ट्रीटमेंट को लोअर कर सकता है या आपके ड्रग्स को इरेशनल कर सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट इज टू ब्रीफ। मान लेते हैं किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है 1 से 2 महीना, और डॉक्टर ने क्या कहा कि 10-15 दिन में सिम्टम्स कम हो गए, डॉक्टर ने बोला कि मैं पेशेंट ने बोला कि मैं ठीक हो गया, तो आप पेशेंट की थोड़े मानोगे, आप चलोगे डायग्नोसिस पर, आप कंटिन्यूस की डायग्नोसिस कराते रहोगे, है ना। कुछ साइलेंट्स होते हैं आपके बैक्टीरियाज जो कि बाद में अटैक करते हैं। तो दैट मीन आपको जो कोर्स है, आपका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन दवाई खाने से सिम्टम्स कम हो गए तो आपकी बीमारी ठीक हो गई है। बीमारी को आपको क्या करना है, जड़ से खत्म करना है, उसके लिए आपको कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो तीनों फैक्टर आपके किसके हैं, अंडर प्रिस्क्राइबिंग के। अगर आपकी नीडेड मेडिसिन जिसकी जरूरत है वो नहीं है तो ये भी अंडर प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जितनी डोज चाहिए वो नहीं है तो ये भी अंडर प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जितना लंबा ट्रीटमेंट चलना चाहिए उतना नहीं है तो ये भी अंडर प्रिस्क्रिप्शन की ही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन ये आपका गलत है, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट आपका है ड्रग गिवन फॉर इनकरेक्ट डायग्नोसिस। मान लेते हैं आपने रिपोर्ट कराई और गलती से किसी और की रिपोर्ट आप वहां से मिक्स करके लेके आ गए, ठीक है, और आपने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया कि आपका नाम क्या है। हो सकता है दोनों पेशेंट का नेम सेम हो, एज में डिफरेंस हो या किसी और चीज को लेकर डिफरेंस हो, तो दैट मीन आपने डायग्नोसिस क्या की, इनकरेक्ट की, आपने पेशेंट को गलत एग्जामिन किया और उसी बिहाफ पे आपने उसको मेडिसिन दे दी जल्दबाजी करने में, तो क्या होगा, पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू केयरफुल अबाउट द डायग्नोसिस। जब भी आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको एक एक चीज कंप्लीटली देखनी चाहिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी करंट रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्या वो उसी की है या नहीं। गलती हो सकती है, आपके लैब टेक्नीशियन से हो सकती है, ठीक है। तो दैट मीन अगर आप किसी गलत डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट दोगे तो वो ट्रीटमेंट जस्टिस नहीं करेगा, इफेक्ट की जगह पर क्या दिखाएगा, साइड इफेक्ट दिखाएगा। तो ये भी क्या है, ड्रग के साथ में इनजस्टिस है, उसका इरेशनल यूज है, ठीक है। तो ड्रग गिवन फॉर इनकरेक्ट डायग्नोसिस पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रॉन्ग ड्रग सिलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस। मान लेते हैं आपने डायग्नोसिस तो सही कर दिया, मान लेते हैं आपको पता लग गया कि टाइफाइड है, आप उसको ड्रग दे रहे हैं एंटीवायरल, डिजीज क्या है, इसको बैक्टीरियल डिजीज है, आप ड्रग उसको वायरस की दे रहे हो, तो कैसे, दैट मीन जो बीमारी आई है आपको ड्रग उसी की देनी है। या आजकल बहुत चल रहा है वायरल फीवर चल रहा है, वायरल फीवर मतलब जो कि वायरस से क्रिएट होता है, आप उसको एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, ठीक है। अधिकतर ऐसा ही होता है, गांव में लोग करते हैं, छोटे सिटी में भी लोग अधिकतर करते हैं,
एंटीबायोटिक देते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि दे क्यों रहे हैं। तो दैट मीन आप ड्रग का क्या कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आगे चल के यही साइड इफेक्ट्स करती हैं, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, रिनल टॉक्सिसिटी हो जाती है, हिपेटिक टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी किसी न किसी फंगस से बनती है, बैक्टीरिया से बनती है, तो आगे चल के वो भी आपके बॉडी में रजिस्ट हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन आपको जो ड्रग सेलेक्ट करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, रोंग नहीं होनी चाहिए। अगर रोंग होगी तो वो भी ड्रग का इरेशनल यूज है। तीसरा पॉइंट आपका है प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड इम्प्रॉपरली। ठीक है, आपने जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया है वो आपका इम्प्रॉपर है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अगर ये बात होगी, मतलब ये चीज होगी, तो क्या होगा, दिक्कत आएगी ही आएगी। मान लेते हैं मार्केट में कोई चीज कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसकी टैबलेट नहीं आती मार्केट में, आपने लिख दिया कि टैबलेट ऑफ दिस, तो कहां से फार्मासिस्ट निकाल के देगा, है ना। और आप उसके चक्कर में क्या करोगे, जल्दबाजी में कुछ और पकड़ा जाएगा उसको। तो दैट मीन अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सही से नहीं लिखा गया, तो ये भी क्या करता है, ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है और आपके ड्रग के यूज को इरेशनल बनाता है। तो आपका प्रिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट नॉट मेड फॉर को एग्जिस्टिंग मेडिकल, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और अदर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं किसी के दांत में दर्द है और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको कीटोरोलैक लेनी है। ठीक है, अब डॉक्टर उसकी पूरी कंडीशन जानता है, आप नहीं जानते। ठीक है, तो डॉक्टर ने दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। अब देखो बातें कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो रही है, पहले आप डॉक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आप डॉक्टर पर बिलीव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन जो डॉक्टर ने लिखा है आप उससे कंफर्म तो कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को। ऐसा नहीं है कि अगर उसने किसी अच्छी कंपनी की लिखी है और आप उठा के किसी बेकार कंपनी की दोगे। तो दैट मीन अगर उसका अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है तो आप क्या करोगे, पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करोगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे कि सर जो आपने लिखा है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट है। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब आपको देना पड़ेगा। मान लेते हैं अधिकतर क्या होता है, अधिकतर पेशेंट का एक मेंटल स्टेटस होता है कि वो ड्रग पर बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है कि ये पिंक कलर की टैबलेट है, मुझे ठीक कर देती है। आपने क्या किया, दूसरी कंपनी की व्हाइट कलर की दे दी, जबकि साइड एक ही है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो उस पर ट्रस्ट करके बैठ गया है। आप उसको चाहे गोल्डन कलर की दे दीजिए, उसको ट्रीट नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी मेंटल कंडीशंस ऐसी ही है। तो दैट मीन आप उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर मेडिकल, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल या किसी भी अदर फैक्टर को आप चेंज नहीं करोगे विदाउट एनी कंसर्न, आप बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आपका है एक्स्ट्रा वेगेंट प्रिस्क्राइबिंग। एक्स्ट्रा वेगेंट प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या है, मन मर्जी का प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप प्रिस्क्रिप्शन हो, मन मर्जी की उसमें छेड़खानी कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट प्रिस्क्राइबिंग। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका है, ए लेस एक्सपेंसिव ड्रग प्रोवाइड कंपेरेबल एफिकेसी एंड सेफ्टी। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके जो पेशेंट है, पेशेंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पेशेंट आपका गरीब है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आप क्या कर सको, वो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, लेकिन आपके पास में एक ऐसी ड्रग मौजूद है जो कि बिल्कुल सेम है लेकिन वो सस्ती है। ठीक है, उसको वो अफोर्ड कर सकता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल कंडीशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा और आप उसके फिजिशियन से कंसर्न करेंगे कि सर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, क्या मैं इसको ये दे सकता हूँ। अगर दे सकता हूँ तो आप कंसर्न करने के बाद दे दीजिए, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा वेगेंट प्रिस्क्राइबिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड कंडीशंस डाइवर्स फंड फ्रॉम ट्रीटिंग सीरियस इलनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगेन बात कर लेते हैं, कोई आपका गरीब पेशेंट है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी कमजोर है, पेशेंट को हो गया टाइफाइड। ठीक है, अब आपको एंटी टाइफाइड ड्रग देनी चाहिए। आप फोकस कर रहे हो सिर्फ फीवर पर, किसको बुखार आ रहा है, पैरासिटामोल देते रहिए। ठीक है, या वो कमजोर हो गया, आप उसमें ड्रिप लगाए जा रहे हो। तो दैट मीन छोटे मोटे सिम्टम्स को कम करने से क्या होता है,
आपके जो पेशेंट पहले से ही गरीब है उसका पैसा वहां पर लग जाता है जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मेन चीज क्या है, आप मेन इलनेस जो सीरियस इलनेस है उस पर फोकस करें और पेशेंट का जो फंड है उसको वहीं पर डाइवर्ट रखें, वहीं पर रखें। जो मेन चीज है आप उसको उसी चीज की ड्रग पहले दीजिए, बाकी जो सिम्टम्स है उनको साथ साथ भी आप ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सारा पैसा वहीं पर लगा दोगे बुखार कम करने में और टाइफाइड उसकी बॉडी से गया ही नहीं है। तो दैट वे आपको जो सीरियस इलनेस है उस पर फंड को फोकस करना चाहिए, जो पैसा है उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि इधर उधर पैसा लगा दीजिए। ठीक है, कि ये ताकत किसी चीज, अधिकतर डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को टाइफाइड हुआ है कि ये अपना पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये ताकत किसी सी है, ये टॉनिक है, इसको ले जाइए, अच्छा काम करेगी, ये ताकत आएगी। उसको जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो दे क्यों रहे हो आप, उसका पैसा क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा खर्च करा रहे हो। तो इस चीज से भी आपको बचना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज द ब्रांड नेम ड्रग यूज्ड व्हेन लेस एक्सपेंसिव इक्विवेलेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये सेम आपकी बात हो गई। अगर कोई लेस एक्सपेंसिव, कोई सस्ती दवाई आपके पास मौजूद है जो अच्छा काम करेगी, उसकी जगह पे आप ब्रांड ड्रग यूज कर रहे हो जो कि बहुत महंगी है, तो ये क्या करता है, आपके ड्रग को इरेशनल बनाता है। क्योंकि क्या होगा, पेशेंट उसको एक दो बार तो अफोर्ड कर पाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट अगर आपका लंबा चलेगा तो पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, विदाउट एनी, बिना फिजिशियन को बताए या बिना आपको बताए ट्रीटमेंट को बीच में रोक देगा। उसके पास पैसे नहीं है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है वेरिएशन, अल्टरनेटिव मौजूद है और जो कि सस्ता है और पेशेंट उसको अफोर्ड भी कर पाएगा, तो आप उसी की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन आपको फिजिशियन से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा वेकेंट होने के बावजूद भी क्या है, डिपेंडेंट होता है आपका। अगर आप मनमर्जी कर रहे हो प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, तो वो मनमर्जी भी आपकी क्या होगी, फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद होगी। ठीक है।